हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू रैंक मंत्रा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज ये हमारा जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर होगा। इसमें हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी करेंगे। और ये हमारा बेसिकली फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का फाइनल पार्ट होगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि पूरा फोर्स क्या होता है, फोर्स का टाइप क्या होता है। लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने स्टडी किया था कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बाद हम लोगों ने स्टडी किया था इनर्शिया। उसके बाद देन हम लोगों ने स्टडी किया था सर न्यूटन्स मोमेंटम को स्टडी किया था कि मोमेंटम क्या होता है, और कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी ट्राई किए थे। आज हम लोग जो देखने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं सबसे पहले सीखेंगे सर हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या होता है। तो चलिए सेशन को हम क्या करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम क्या देखेंगे, न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉ की स्टेटमेंट की कि लॉ क्या कहता है, तो देखिए लॉ क्या कहता है। सबसे पहले कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि न्यूटन भाई साहब का जो लॉ था वो क्या बोलता है कि जो भी मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होगा, आप लोग मोमेंटम पिछले लेक्चर में देख चुके होंगे आई होप। अगर जो लोग नहीं देखेंगे वो पहले देख लेंगे, उसके बाद देन आएंगे तो आपको थोड़ी चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा ऐसे भी, बट हाँ देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, तो हम कहाँ थे, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पे। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है सर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to applied force and takes place in the direction of force which act। यानी कहने का मतलब है इतने इंग्लिश का कि कोई भी बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स होता है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई बॉडी लगाता है, ठीक है ना, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यानी कि सिंपल है कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी रुका हुआ है, फॉर सपोज हम इस पर क्या करते हैं, फोर्स लगा देते हैं, एम मास का बॉडी है, जिसके अंदर वेलोसिटी आएगा। तो जितना हम फोर्स लगाएंगे वो फोर्स इनके प्रोडक्ट के, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि चेंज इन मोमेंटम के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, लॉ ये कहता है कि न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके सर, अप्लाइड फोर्स के, यानी कि चेंज इन मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में सर, टाइम टेकन। ये आपका लॉ है, स्टेटमेंट है, ये ऐसा कहता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा यही बेसिकली न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, जो आप लोग अभी थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा कि जो आप लोग F बराबर ma पढ़ते हैं ना, ये बेसिकली एक डेराइवेशन है न्यूटन्स के सेकंड लॉ का। ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ एक्चुअल में नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल में आपका लॉ कौन है, तो चेंज इन मोमेंटम बटा में टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर टाइम, ठीक है ना। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस, चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम टेकन। और फाइनल और इनिशियल का मतलब क्या है, तो आप लोग जानते होंगे मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर इनिशियल मोमेंटम का बात करेगा तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम है तो, माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम है तो, बाई टाइम टी। तो F इज इक्वल टू एम को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। और अपन जानते हैं v माइनस यू बाई टी को क्या लिखते हैं सर, मोशन में आप लोग पढ़े होंगे एक्सेलरेशन। तो F बराबर क्या हो जाता है ma। बेसिकली ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम का डेराइवेशन है। पर ये जो आप F बराबर ma लिखते हैं ना, वो लिखने का तरीका थोड़ा सा हमारा क्या है, गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है ये थोड़ा हम समझा देते हैं, क्यों गड़बड़ है F बराबर ma लिखने का जो तरीका है। इसका सर मेन रीज़न है कि आप लोग अगर थोड़ा सा समझें फोर्स के बारे में, तो फोर्स बेसिकली क्या है, कॉज है। कॉज का मतलब क्या है कि जब तक हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे ही नहीं, तब तक वो बॉडी मोशन में आएगा ही नहीं, यानी कि वो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा ही नहीं। बात समझ में आया।
जब तक हम फोर्स लगाएंगे नहीं तब तक वो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि फोर्स के कारण ही किसी बॉडी में या तो स्पीड जनरेट होगा या फिर उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि फोर्स अगर हम लगाएंगे किसी बॉडी में तभी उस बॉडी में क्या जनरेट होगा, एक्सेलरेशन जनरेट होगा या फिर उसमें स्पीड जनरेट होगा, बिना फोर्स के नहीं। ठीक है ना, ये नहीं। तो यहाँ पर जो है ना कि क्या लिखा गया है, F बराबर ma। अगर मास मेरा कांस्टेंट है तो यहाँ से आपको क्या शो किया जा रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि एक्सेलरेशन अगर किसी बॉडी का बढ़ता है, ठीक है ना, यानी कि अगर कोई बॉडी का स्पीड वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है तो देन उसका फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये है इस F बराबर ma का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी का मास कांस्टेंट है, मास जनरली क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोगों को कांस्टेंट पढ़ना है और F बराबर ma भी कांस्टेंट पे ही अप्लाई होता है। चलिए उतना डीप में नहीं जाते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि मास क्या होता है, हमारा कांस्टेंट ही होता है। तो एक्सेलरेशन अगर हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो फोर्स मेरा बढ़ेगा घटेगा। ये जो आपका क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेशन है ना, ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो फोर्स घटेगा बढ़ेगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है सर। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स का अप्लाइड बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो उसके एक्सेलरेशन में क्या आएगा, चेंज आएगा। दैट्स वाई ये जो लिखने का तरीका है थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ है। और सही तरीका क्या है, तो सही तरीका ये हम लिख सकते हैं कि A बराबर क्या लिख सकते हैं, F बटा में M। ये सही तरीका है। बिकॉज अब यहाँ से क्या हो गया कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है मेरे भाई, F है। यानी कि जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाएंगे यानी कि मेरा कॉज बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट अपने आप बढ़ेगा, या फिर इफेक्ट अगर कॉज घटता है तो इफेक्ट अपने आप क्या करेगा, घटेगा। यानी कि कॉज पर डिपेंड करेगा बॉडी का इफेक्ट, यानी कि बॉडी का जो मोशन है वो लगने वाले किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर डिपेंड करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आप लोग को ये याद रखना है। लिखने का तरीका थोड़ा सा, हाँ F बराबर हम ma लिखते हैं जनरली, ठीक है ना, वो ठीक है, पर तरीका ये क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ है अगर हम थोड़ा सा कंसेप्ट में समझें इसको तो। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलते हैं थोड़ा सा हम आगे, ठीक है। और अब करेंगे क्या सर, अब थोड़ा सा हम करेंगे एक दो क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ ए बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम एक्सेलरेट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट फोर्स। तो आप लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, ma। बहुत ही आसान सा सवाल है। 200 ग्राम का क्या है सर, बॉडी है, तो इसको हम लोग kg में कन्वर्ट करेंगे और एक्सेलरेशन 5 है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यानी कि टोटल वैल्यू कितना आएगा, 1 न्यूटन। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इफ़ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg स्टार्ट देयर मोशन फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 5 सेकेंड दे अटेंड ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी। यानी कि एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है सर, वो स्टार्ट करता है अपने मोशन को कहाँ से, तो रेस्ट से स्टार्ट करता है और 5 सेकंड बाद वो वेलोसिटी अटेंड कर लेता है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है फोर्स क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि फोर्स बराबर मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना, ध्यान से देखना है इसको। पर यार एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो भी डाटा है सबसे पहले लिख लीजिए। मास 10 kg है, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड बाद फाइनल वेलोसिटी अटेंड कर ले रहा है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 इंटू 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका फाइनल वेलोसिटी आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो v माइनस यू बाई क्या होता है, t। v अपन दिया हुआ है कितना, 10 माइनस 0/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपन के पास अगर एक्सेलरेशन आ गया तो F बराबर क्या लगा देंगे, ma, और फोर्स कितना 10 इंटू 2 यानी कि 20 न्यूटन, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग कि इफ़ ए कार ऑफ मास 1000 kg स्टार्ट देयर मोशन फ्रॉम रेस्ट आफ्टर सम टाइम
दे फाइनली अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर स्क्वायर एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, कैलकुलेट फोर्स। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार है जो कि 1000 kg का मास है। तो सबसे पहले हम डाटा को लिखेंगे, मास कितना है 1000, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, 108 किलोमीटर वेलोसिटी है पर आवर। अपन इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, 30 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस कवर कर जा रहा है फाइनली 100 मीटर। आपको फोर्स बताना है, पर यहाँ पे एक्सेलरेशन कहीं डाटा में जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो कैसे, तो आपके पास u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, s दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है 30 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a निकालना है अपन को, और ये 100। तो 900, 200 इंटू a उड़ा, a इज इक्वल टू कितना आ गया 9/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपन जानते हैं कि F बराबर क्या होता है ma, तो आसानी से हम बना सकते हैं 1000 9/2, और ये कितना कटेगा तो 500 टाइम्स, और 500 इंटू 9 कितना हो गया 4500 न्यूटन। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो अब चलते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से आगे की ओर, और अब हम देखेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ और आखिरी लॉ, ठीक है ना। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, ये सबको पता होता है बेसिकली, और कोई लॉ याद हो चाहे ना हो, लेकिन थर्ड लॉ सबको याद होता है, ठीक है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ भी है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस दुनिया में कोई भी एक्शन होता है उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता ही होता है, ठीक है। यानी कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है सॉरी, अपोजिट होता है, और एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी। याद रखिएगा, जब भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ वैलिड होगा तो किस कंडीशन में वैलिड होगा ये हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो 2 बॉडी होना चाहिए, हमेशा फोर्स लगने के लिए कितना बॉडी होना चाहिए 2 बॉडी होना चाहिए, और दोनों बॉडी पर एक साथ, ठीक है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले तो 2 बॉडी होना चाहिए न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए, दोनों बॉडी पर इक्वल अमाउंट ऑफ क्या करना चाहिए फोर्स लगना चाहिए साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है ना। लेकिन उनका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तभी हम क्या बोलेंगे कि वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि वैलिड है, ठीक है ना। फोर्स का नेचर सेम हो, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो, और एक साथ लगे 2 अलग अलग बॉडी पर, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अर्थ है, इसके चारों ओर कौन घूमता है सर, इसके चारों ओर मून क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। तो हमको पता है कि मून और अर्थ के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको अपन क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ भी मून पे लगाता है, मून भी अर्थ पे लगाता है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये सर क्या है आपका एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, यानी कि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, यानी कि ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ को वैलिड करता है, यानी कि एप्लीकेबल है ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ के लिए। कैसे है, तो जो फोर्स अर्थ लगाता है मून पर, वही सेम नेचर का फोर्स कौन लगाता है, मून लगाता है अर्थ पर, ठीक है ना। और दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, और एक साथ लगता है, ठीक है ना। ये चीज़ें, तो ये क्या है आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। अब देखिए, अब क्या है, अगर आप लोग जानते होंगे कि अगर ये अर्थ सरफेस है, ये बॉडी है, तो नीचे इसका वेट लगता है, ऊपर क्या लगता है नॉर्मल। तो देखो ये भी दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि फोर्स का जो नेचर है ना, उल्टा तो लग रहा है पर नेचर फोर्स का क्या है, डिफरेंट है। फोर्स का नेचर सेम होना चाहिए। अगर ये नॉर्मल है तो नीचे वाला भी कैसा होना चाहिए था, नॉर्मल होना चाहिए था। तभी न्यूटन्स का थर्ड लॉ हम बोलेंगे कि ये क्या है,
न्यूटन्स के थर्ड लॉ के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ वैलिड है। तो अगेन आई रिपीट, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए सर? दो बॉडी पर सेम नेचर का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए और एक साथ लगना चाहिए, ठीक है ना? तभी हम बोलेंगे कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका एप्लीकेशन भी है। आप सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका न्यूटन्स के थर्ड लॉ का, कि जब भी आप गन से बुलेट को छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो बुलेट हमेशा आगे जाता है, तो गन कहाँ कर जाता है सर? रिक्वाइल करता है पीछे की ओर, यानी कि गन्स जो होते हैं पीछे की ओर मूव करता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्वाइलिंग ऑफ गन। ये भी एक तरह का किसका एग्जाम्पल है? तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। बाहर की ओर एक्शन, उसका पीछे क्या है? रिएक्शन है। अपोजिट साइमल्टेनियसली फोर्स लगता है जैसे ही बुलेट बाहर निकलता है तो, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड रिक्वाइलिंग ऑफ गन। याद रखिएगा, ये सारा एप्लीकेशन आगे काम आएगा। मैन पुशेज बोट बैकवर्ड, जब आदमी बोट को बैकवर्ड खींचता है, तो ये भी एक क्या है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, क्योंकि मैन जो है वो कहाँ जाता है? फॉरवर्ड जाता है, ठीक है ना? जब भी आप पीछे चीज़ों को बैकवर्ड खींचते हैं बोट को, तो आप कहाँ जाते हैं सर? फॉरवर्ड जाते हैं। उसी तरह से मैन पुशेज वाटर बैक बाई अप्लाइंग फोर्स, जब आप स्विम करते हैं तो आप पानी को क्या करते हैं? पुश करते हैं पीछे की ओर, और आप कहाँ जाते हैं? आगे जाते हैं। ये सारा एप्लीकेशन है न्यूटन्स के किसका? थर्ड लॉ का, ठीक है ना? आई होप आप लोगों को ये सारा एप्लीकेशन क्लियर होगा। और हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसको अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट बेसिकली क्या है कि हर बॉडी हमारे सिस्टम में क्या है, आप अगर देखिएगा तो जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसमें हर चीज़ें क्या होती हैं? कंजर्व होती हैं। हमारे यूनिवर्स में हर चीज़ एक सेपरेट पोजीशन पर जाकर क्या हो जाता है? कंजर्व हो जाता है, यानी कि संरक्षित हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अगर हम मतलब समझें, ठीक है ना, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, तो वो भी बॉडी आप पर क्या लगाता है? एक तरह का फोर्स लगाता है। और एक ऐसा समय आता है कि जब दोनों बॉडी का फोर्स जो होता है इक्वल हो जाता है, यानी कि पूरे सिस्टम में जो ओवरऑल फोर्स होगा, या फिर ओवरऑल जो स्पीड होगा, या फिर ओवरऑल जो मोमेंटम होगा, वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ पर जाएं, ये सब आप एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, ठीक है ना, अगर हम लॉ पर जाएं तो लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, इफ एक्सटर्नल फोर्स on a body is zero, then momentum should be conserved. It means initial momentum of a body is equal to फाइनल मोमेंटम, ठीक है? यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी बॉडी पर सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए? बाहरी बल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। और मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या है कि किसी बॉडी पर इनिशियल मोमेंटम जो होगा एक समय पर, वो फाइनल मोमेंटम के क्या हो जाएगा? वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक है ना? फाइनल मोमेंटम के क्या हो जाएगा सर? इक्वल होगा। सॉरी। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है? जैसे इसको अगर हम समझें कि मोमेंटम को कैसे निकालेंगे हम, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जस्ट अ सेक सर, जैसे मान लेते हैं एक ये बॉल है ए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u1, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल। एक दूसरा बॉल है बी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u2 है, और हम ऐसा मान के चलते हैं, एजम्पशन है मेरा कि u1 इज़ ग्रेटर देन क्या है अपन का? u2 से बड़ा है। तो u1 क्या करेगा? एक समय पे जाके u2 को कोलाइड कर जाएगा, यानी कि कॉलिजन करेगा, और कॉलिजन करने के बाद
मान लेते हैं आफ्टर कॉलिजन, सिंपल है कि इसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो कोलाइड करेगा, और आफ्टर कॉलिजन इनका मास भी मान लो m1 है, क्योंकि मोमेंटम में मास तो ज़रूरी है ना। इनकी जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है v1 फाइनली, और इनकी जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है v2। ये आपका कंडीशन है, ठीक है ना, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक, तो अब देखिए अगर हम इसका फोर्स निकालें कि जब ये दोनों जा रहा है तो इस पर अगर हम फोर्स निकालें, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं FA, तो देखिए क्या होगा, मास एक सेकेंड सर, चलिए फोर्स को छोड़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अगर हम इसका मोमेंटम निकालें डायरेक्ट, तो इनिशियल मोमेंटम अपन का क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सर, तो अपन जानते हैं कि दो है ना, इसमें दो बॉडी है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 डायरेक्शन सेम है प्लस m2 u2, ये इसका इनिशियल मोमेंटम है। और आफ्टर कोलिजन अगर ये फिर भी मोशन में है, ठीक है, तो m2 इसका हो जाएगा m1 v1 फाइनल मोमेंटम प्लस m2 v2, ठीक है। ये आपका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है। और मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो अब मान लीजिए कि ये दोनों चल रहा है, कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद वापस से क्या करने लगा, चलने लगा। अब जब ये वापस से चल रहा है तो इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगा नहीं रहे हैं इनको चलाने के लिए, ये कॉलिजन किया, कॉलिजन करने के बाद चलने लगा। इट मीन्स कि इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है सर, जीरो है। और जब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो फाइनल मोमेंटम के क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि आप अगर फॉर्मूला देखेंगे तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपका कंडीशन है। एक कंडीशन लेके हम बस क्या किए, सिंपल फार्मूला को प्रूफ कर दिए। कैसे, तो एक कंडीशन ले लिए, दो वेलोसिटी है, इनिशियली u1 और u2 है, दोनों चल रहे हैं और आपस में एक समय पे क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद भी चलने लगते हैं, तो उनका जो वेलोसिटी है वो फाइनली v1 और क्या हो जाता है, v2 हो जाता है। तो देखिए जब ये कोलाइड कर रहे हैं और करने के बाद चलने लगे तो इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं दिख रहा है इनको चलाने के लिए। आफ्टर कोलिजन इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिख रहा है। इट मीन्स कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जब भी किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो मोमेंटम कंजर्व होता है। यानी कि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम के। तो हम यहाँ पे लिख दिए m1 e1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब थोड़ा सा हम करेंगे क्वेश्चन मोमेंटम पर। देखिए क्वेश्चन एक क्या है कि फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन हैविंग मास इक्वल टू 5 kg इफ बुलेट ऑफ 25 ग्राम रिक्वायर द वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर आफ्टर फायरिंग द गन। आपको वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, ठीक है। कब, जब बुलेट 500 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें भी क्या होगा, जैसे ही फायर होगा तो एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगेगा नहीं बुलेट को निकालने के लिए, ठीक है। इंटरनल ही क्या करते हैं, ट्रिगर दबाते हैं, तो इंटरनल फोर्स ही है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो इनिशियल किसके बराबर होगा, फाइनल के। और इनिशियल मोमेंटम गन का भी और बुलेट का भी जीरो है, क्योंकि इनिशियली बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो हम लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज जीरो, और मास ऑफ गन जो है वो कितना है, 5 kg, मास ऑफ बुलेट 25 ग्राम, यानी कि 25 बटा में 1000 कितना, 0.025 kg, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है। फाइनली जब गन से बुलेट फायर होता है
तो बुलेट की स्पीड कितनी है 500 मीटर, तो गन कहाँ आएगा, पीछे झटका मारेगा, तो पीछे जब झटका मारेगा तो इसकी वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम को लिखेंगे, तो m1u1 प्लस m2u2 यानी कि mb ub प्लस mg ug इज इक्वल टू mb vb प्लस mg vg, g फॉर गन, b फॉर बुलेट। तो ये तो जीरो है और ये भी क्या है, जीरो है इनिशियली। तो आपका जो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पूरा वैल्यू जीरो। और मास ऑफ बुलेट 0.025 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट 500 प्लस कितना हो जाएगा सर, 5 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, यही होगा। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 0.025 इंटू 500 अपॉन Vg इंटू 5, ये है उड़ा 5 टू जा, ये आपका कितना हो गया सर, ये भी नीचे आएगा। तो जब ये नीचे आएगा तो ये 25/2 इंटू 5 वेलोसिटी ऑफ गन, आगे क्या लगेगा माइनस, माइनस नहीं भूलना है भाई, माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन, बाई 10 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर बुलेट इधर फायर हो गया है 500 मीटर पर सेकेंड से, तो गन कहाँ जाएगा, माइनस क्या दर्शा रहा है, इसकी डायरेक्शन, गन की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, पीछे की ओर होगी, माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड से। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन और है, और ये आप लोग के लिए क्वेश्चन क्या है सर, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा कि ए बुलेट ऑफ 5 ग्राम इज़ फायर्ड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ 1.5 kg, और इसका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करना है, डाल देना है, ठीक है ना। जो भी लोग ये वीडियो को देखेंगे तो बना के इसको आपका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम इज़ फायर्ड फ्रॉम पिस्टल ऑफ 1.5 kg if the required velocity of pistol is 1.5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट की आपको क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। एक चाहे तो क्वेश्चन एक आप और बना सकते हैं कि देयर आर कार विथ मास 4 kg एंड 10 kg, एक कार है जिसका मास है 4 kg और 10 kg, ठीक है ना, जो कि किस में है सर, रेस्ट में है। और कार की जो मास है 10 kg का, वो ईस्ट की ओर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ कार कितना होगा, कितना केजी वाले कार का, 4 kg वाले कार का आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना। फाइनली ये भी क्वेश्चन आप मोमेंटम को कंजर्व करके m1u1 प्लस m2u2 प्लस m1v1 प्लस m2v2 पर सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को देना है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, एक टॉपिक है आप लोग को हम बता देते हैं थोड़ा सा लास्ट, कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, इसका डायरेक्ट फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए कि एक गन है, थोड़ा सा गंदा फिगर होगा, ठीक है। मास ऑफ गन को मान लेते हैं mg, ठीक है, और बुलेट के मास को mb। इनिशियली गन किस में है, रेस्ट में है, बुलेट भी किस में है, रेस्ट में है। और फाइनली ये क्या किया जा रहा है सर, फाइनल कंडीशन में गन से बुलेट क्या हो जाता है, फायर हो जाता है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, vb, और ये क्या हो जाता है, पीछे रिक्वाइल करता है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपन जानते हैं vg। तो आपसे अगर कोई डायरेक्टली पूछ दे कि वेलोसिटी ऑफ गन कितना होगा आफ्टर रिक्वाइलिंग, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसका, तो कैसे बनाएंगे इसको। तो अपन जानते हैं कि ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है, तो mg ug प्लस इनिशियल पहले लिखेंगे ub इज इक्वल टू mg vg प्लस mb
वी बी, ठीक है ना। तो ये तो पूरा जीरो और ये भी जीरो, इनिशियली पूरा क्या है, जीरो है। एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी। अगर यहाँ से अपन को वी जी निकालना हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ से अपन को क्या निकालना है, वी जी, तो ये माइनस में चला जाएगा, एम बी वी बी इज इक्वल टू एम जी वी जी। और यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ गन निकालिएगा तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला हो जाएगा एम बी वी बी बटा में क्या हो जाएगा सर, एम जी। पर देखो यहाँ पे आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस निगेटिव साइन शो द डायरेक्शन ऑफ गन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ गन जो होगा वो हमेशा अपोजिट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ किसके, इन द डायरेक्शन ऑफ बुलेट के डायरेक्शन से गन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी आफ्टर फायरिंग, यानी कि रिकॉइल करने के बाद। तो ये था आपका पूरा फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। आप लोग को बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर लेक्चर आप लोग को पसंद आ रहा है सर, तो आप लोग का काम क्या है, आप लोग को अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है ना। फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, घर पे रहें और अपने जो पढ़ाई है उसको सही तरीक़ा से करते रहें। थैंक यू।